आप सभी का आज की इस ऑनलाइन कक्षा में इस वीडियो के माध्यम से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं की हिंदी जो आधार पाठ्यक्रम है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण जो टॉपिक है जो पिछले साल ही जुड़ा था, कविता की रचना जो प्रक्रिया है उसका हम आज इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जो विषय वस्तु है। हम आज इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि कविता क्या है और कविता के कौन कौन से घटक होते हैं, कविता कैसे बनती है। ठीक है बच्चों, हम बचपन से ही कविता कहते आ रहे हैं, सुनते आते हैं। आज हम उस कविता के जो शास्त्र है उसके बारे में उसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है सबसे पहले हमारे दिमाग में कि कविता आखिर है क्या। कविता की हम बात करें, जो कविता है, काव्य है, पोएम है, पद्य है, आखिर ये है क्या। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि कविता आखिर है क्या। कविता, काव्य या पद्य साहित्य की वह विधा है, लिखने का वह तरीका है जिसमें किसी कहानी या मनोभावों को कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। कविता का शाब्दिक अर्थ है काव्यात्मक रचना या कवि की कृति जो छंदों की श्रृंखलाओं में विधिवत बांधी जाती है। बच्चों, हमने कक्षा 10वीं में एक पाठ पढ़ा था, मैं क्यों लिखता हूँ, कृति का भाग 2 में था। जो व्यक्ति, जो साहित्यकार होता है, वो अपनी मन के मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए जो साहित्य की रचना करता है, तो कविता भी साहित्य का एक रूप है। तो यहाँ हम यही कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जो कविता है वो साहित्य की वो विधा है जिसमें एक साहित्यकार, एक कवि कलात्मक रूप से अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करता है। बच्चों, इसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था, आज़ादी की अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, ज्ञान प्राप्त होने पर व्यक्ति मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। हृदय कब मुक्त होता है? जब हमें रस की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए, आनंद प्राप्ति के लिए मनुष्य की वाणी से जो शब्द विधान करती आई है, मनुष्य की वाणी, उसे हम कविता कहते हैं। अर्थात कविता क्या है? कविता आत्म की अभिव्यक्ति है। आत्म मतलब खुद, स्वयं को अभिव्यक्त करने का कलात्मक रूप से कविता एक माध्यम है। कविता की जो रचना प्रक्रिया है, तो कवि कहता है कि जब तक जो कविता है, कवि के मनोभाव हैं, वो इसकी संवेदना से नहीं जुड़ते, तब तक वो कविता संपूर्ण सृष्टि से नहीं जुड़ पाती है। वो कविता सर्वजन हिताय के रूप में प्रख्यात नहीं हो पाती है। तो बच्चों, हम बात करें आगे कि जो कविता है, कविता सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि कविता सर्वजन हिताय होती है, सभी लोगों के हित में होती है, सभी का कल्याण करने वाली होती है, सभी को आनंद देने वाली होती है। तो वो आनंद तब दे पाएगी जब व्यक्ति जो है, वो जो व्यक्ति जिस भाव को व्यक्त कर रहा है, वो भाव व्यक्ति की संवेदना तक पहुंचना चाहिए। वेदना और संवेदना, ये दो अलग जो शब्द हैं जिनका हम अध्ययन इसी वीडियो में, इसी स्लाइड के अगली स्लाइड्स में करेंगे। तो बच्चों, कवि आगे कहता है कि कविता के मूल में क्या है? संवेदना है। मतलब जो कविता का जो ओरिजिन हो रहा है, उसका जो पॉइंट है, मेन पॉइंट क्या है? वो संवेदना है और राग तत्व है। संवेदना, ये संवेदना है जो इस संपूर्ण सृष्टि से, चराचर से जुड़ जाती है, और जो कविता है वो संपूर्ण सृष्टि को अपना बना लेने का एक बोध है, एक ज्ञान है। कविता पहले वाचिक परंपरा के रूप में जन्मी थी। लोग लिखते नहीं थे, कविता को बोला करते थे अपनी वाणी के माध्यम से। लेकिन आज कविता लिखित रूप में भी मौजूद है, पाठकों का, श्रोताओं को आनंद दे रही है, मनोरंजन कर रही है। सुमित्रानंद पंत जी, जो प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं, उन्होंने कहा है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आँखों से चुपचाप
वही होगी कविता अनजान। तो बच्चों हमने इस पूरे जो स्लाइड्स में हमने अध्ययन करने का प्रयास किया कि कविता आखिर है क्या है। कविता किसी व्यक्ति के मनोभावों को एक कलात्मक रूप से अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। और कविता चूंकि सर्वजन हिताय है, तो कविता सर्वजन हिताय तक के जो सभी लोगों के कल्याण करने वाली है, सभी को आनंद देने वाली कब बन पाएगी? जब बन पाएगी जब कविता के मूल भाव तक कवि पहुंच पाएगा। वो कविता जो व्यक्ति उसको जिस बात को अभिव्यक्त करना चाह रहा है उसकी संवेदना तक पहुंचना अति आवश्यक है। और दूसरा इसका मूल तत्व है राग तत्व, अर्थात कवि उस मूल भाव से अपने आप को जोड़े, अपने आप से उसमें कवि के हृदय में उस मूल भाव के लिए अनुराग उत्पन्न हो, प्रेम उत्पन्न हो। बच्चों हम बात करने का प्रयास करते हैं आगे कि कविता आखिर बनती कैसे है, कैसे बनती है कविता। तो हम बात करें बच्चों कि जो विद्वानों का मानना है कि कविता रचने की कोई प्रणाली, सिस्टम, कोई तरीका सिखाया या बताया नहीं जा सकता। ये जन्मजात, ये व्यक्तिगत सोच पर निर्भर करती है। कहीं कहीं जो लोग हैं वो काव्य लेखन के बारे में विद्यार्थियों को बाकायदा ट्रेनिंग देने का प्रयास करते हैं, जबकि ये संभव नहीं है। चित्रकला, संगीत कला, नृत्य कला आदि की तरह कविता लेखन को सिखाया नहीं जा सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि कविता जो है एक कंस्ट्रक्टिव, सृजनात्मक पार्ट है। और सृजनात्मकता जो होती है किसी व्यक्ति को सिखाई नहीं जा सकती, वो उसके अंदर जन्मजात होती है। हाँ, हम उस सृजनात्मकता को उभार सकते हैं, निखार सकते हैं और उसको बेहतर बनाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर उत्पन्न नहीं कर सकते। कविता लिखने का मतलब है अपने अंदर झांकना। कवि पहले अपने अंदर झांकता है और अपने चारों ओर जो मौजूद दुनिया है उसको ध्यान से देखता है। पता नहीं कौन सा आवेग, कौन सी बात कवि के हृदय को छू जाए, और वही जो आवेग है, जैसा हमने छोटा मेरा खेत कविता में पढ़ा है कि पता नहीं कौन सी भावनात्मक आंधी कवि के हृदय को छू जाए, और वही भावनात्मक आंधी है उस कवि के हृदय में उस कविता के रचने का बीज बन करके कब कविता के रूप में प्रस्फुटित हो जाए, इसका ज्ञान लगाना बड़ा मुश्किल है। एक कविता प्यार से लेकर कुछ खोने तक, कुछ पुराने खलियान, जंग लगे दरवाजे, किसी के बारे में भी कविता जो है वो उसकी रचना की जा सकती है। कभी किसी भी चीज़ पर, चाहे वो मूर्त है, अमूर्त है, दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है, बस कवि के हृदय को वो विषय वस्तु छूनी चाहिए, तो कवि उस पर कविता की रचना कर सकता है। तभी तो कहा जाता है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवि की कल्पना का कोई ठिकाना नहीं होता। बच्चों हम बात करें अब कि कविता के प्रमुख घटक, अवयव या तत्व, एलिमेंट्स वो क्या हैं, कि कविता में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो कविता के लिए अति आवश्यक मानी जाती हैं। सबसे पहले बच्चों हम बात करें कविता के जो घटकों में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है संवेदना। संवेदना को इंग्लिश में एम्पैथी बोलते हैं। संवेदना होती क्या है? एक होती है वेदना, वेदना मतलब पीड़ा। एक होती है संवेदना। संवेदना का अर्थ है कि जब हमारे हृदय के भाव किसी दूसरे के भावों से जुड़ जाते हैं और हम स्वयं उसके जैसा अनुभव करने लगते हैं तो वह संवेदना कहलाती है। अर्थात कि किसी व्यक्ति की पीड़ा, उसके दुख, उसकी खुशी, उसकी प्रसन्नता यदि कवि को खुद की लगने लग जाती है, वो दूसरे की पीड़ा को अपना मानने लग जाए, संवेदना, समान वेदना हो जाए, जैसा सामने वाला फील कर रहा है ऐसा ही हम फील करने लग जाएं, तो ये एक कवि के लिए, कविता रचने के लिए सबसे मूल तत्व है, आवश्यक अंग है। कवि अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने हेतु कविता लेखन करता है। अतः उसके लिए दूसरे के भावों को आत्मसात करना, स्वीकार करना और दूसरों की पीड़ा, दुख, खुशी को अपना मानना अत्यधिक आवश्यक है। जब तक वो उस चीज़ को नहीं समझ पाएगा, अपना नहीं बना पाएगा, तब तक कविता में वो सर्वजन हिताय की बात नहीं आ पाएगी, कविता में वो टीस उत्पन्न नहीं होगी। कहते हैं इसे और राग तत्व को कविता का मूल तत्व कहा जाता है। अब क्वेश्चन उठता है कि राग तत्व क्या होता है। बच्चों हम बात करें राग तत्व क्या होता है। राग तत्व है कि जब राग से मतलब होता है अनुराग,
अनुराग मतलब प्रेम, प्रेम अर्थात जुड़ना। कविता लेखन के लिए कवि के मन में अनुराग का होना अत्यधिक आवश्यक है। ये कवि को कविता लिखने के लिए एक प्रेरक का, एक उत्तेजक का या एक कैटालिस्ट उत्प्रेरक का कार्य करता है। और कवि जब कवि के मन में संवेदना उत्पन्न होती है, उस संवेदना से कवि राग उत्पन्न करता है, उससे उस संवेदना को अपने आप को जोड़ता है। वो ही ये दोनों तत्व, राग तत्व और संवेदना, यही कविता के लिखने का मूल कारण होता है। कवि कविता क्यों लिखता है, इन्हीं जो मूल भावना इसकी राग तत्व और उसकी संवेदना है कि कवि पता नहीं कौन सा मनोभाव, कौन सा भाव कवि के हृदय को छू गया, कवि ने उसे अपना बना लिया, ये संवेदना हो गई। और उस अपना बना करके उस भाव के प्रति कवि के मन में जुड़ाव उत्पन्न हो गया, प्रेम उत्पन्न हो गया, तो ये राग तत्व हो गया। इन दोनों के परिणाम स्वरूप अब वो जो भावनात्मक आवेग है, अब कवि के हृदय में वो कविता का रूप लेने लगता है। अब उस कविता का रूप लेने के लिए उसके लिए और क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, कौन कौन से और घटक हैं, इसका हम अध्ययन करते हैं। बच्चों, अगला जो महत्वपूर्ण घटक है इसका, वो है शब्द और भाषा का ज्ञान। संवेदना उत्पन्न हो गई, राग तत्व आ गया, लेकिन कविता लिखित रूप में कवि के जो किस संकेतों के माध्यम से कविता जन्म लेगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो कविता एक ऐसी कला है जिसमें किसी भी उपकरण की, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की मदद नहीं ली जा सकती है। उसे एकमात्र उपकरण जो मिलता है वो मिलता है भाषा। इसी प्रकार जो कवि है, कवि को कविता रचने की जो दुनिया है, वो उस कवि के हाथ में सबसे पहला उपकरण उसका आता है शब्द। अब जो कवि, अब उसको कवि को कविता लिखने के लिए शब्दों से खेलना पड़ेगा, शब्दों को इस प्रकार संयोजन करना पड़ेगा, शब्दों का मेल जोल, संवेदना और राग तत्व के उपरांत कविता की पहली शर्त होती है कि उस संवेदना, उस राग तत्व के अनुसार कवि शब्दों का चयन करे। जब रचनाकार कविता की दुनिया में प्रवेश करता है तो उसे सबसे पहले शब्दों से खेलना पड़ता है और उन्हें अपना बनाना पड़ता है। और इन शब्दों को अपना बनाने के लिए बहुत मेहनत और बहुत अभ्यास की आवश्यकता होती है। कवि कहते हैं कि शब्दों के खेल से नाद, शब्द ध्वनि और शब्द ध्वनियों से संगीतात्मकता प्राप्त होती है। शब्दों का यह खेल धीरे धीरे उस कवि को बहुत आगे ले जाता है और एक ऐसी व्यवस्था निर्मित करता है जिससे कविता रचना आसान होता जाता है। अब शब्दों का ज्ञान हो गया, अब शब्दों को एक भाषा का रूप देना है। उसे भाषा का उसको पूरा ज्ञान होना चाहिए कि भाषा के पर्यायवाची कौन से हैं, विलोम शब्द कौन से हैं, उसमें उन किसी मनोभाव को व्यक्त करने के लिए शब्दों का चयन कर रहा हूँ तो कैसे शब्दों का चयन करूँ। तो कविता लेखन के लिए भाषा का सम्यक ज्ञान, कंप्लीट नॉलेज, कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज और प्रभावी वाक्य विन्यास, सिंटैक्स, वाक्यों को किस तरह पेश करे कवि आदि की जानकारी बहुत आवश्यक है। भाषा प्रचलित हो, चलन में होनी चाहिए और सहज हो, आसान हो, पर उन वाक्यों की संरचना ऐसी हो जो पाठक के मन में रुचि उत्पन्न करे, जागरूकता उत्पन्न करे, उसे आकर्षक लगे। कम से कम शब्दों में अपनी बात कह देना और कभी कभी तो शब्दों और वाक्यों के बीच कुछ अनकही बात छोड़ देना कवि की ताकत बन जाती है। इसी को कवि कहते हैं कि कवि शब्दों से खेलता है। और शब्दों से जो खेल है, किसी भी खेल के बाती, चाहे वो आप बैडमिंटन खेलना सीखें, चाहे क्रिकेट खेलना सीखें, उसके लिए आपको कुशलता होना, उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ती है। आप उस शब्दों के खेल में एक्सपोनेंट बनने के लिए, कुशल बनने के लिए। अब बच्चों, इसका अगला तत्व कौन है? अब शब्दों से खेलना सीख लिया, अब उन शब्दों के माध्यम से कवि कैसे शब्दों का निर्माण कर रहा है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है बिंब, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इमेज। क्या है बिंब, क्या है इमेज? बिंब का अर्थ है शब्द चित्र, शब्दों के माध्यम से हमारे एक पाठक के मन में, श्रोता के मन में एक चित्र बनाना। इन शब्द चित्रों के माध्यम से कवि अपनी कल्पनाओं, भावनाओं और अभिव्यक्ति को साकार रूप प्रदान करता है, असलियत प्रदान करता है। हमारे पास दुनिया को जानने का एकमात्र सुलभ साधन, आसानी से प्राप्त होने वाला साधन हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, सेंस ऑफ ऑर्गन्स। ये जो बिंब होते हैं, ये कविता को
सेंस ऑफ ऑर्गन्स, इंद्रियों से पकड़ने का, उसका भाव आत्मसात करने में सहायक होते हैं। अतः कवि द्वारा बिंब प्रयोग भी आवश्यक है कविता को रुचिकर बनाने के लिए। अतः कविता की एक अनिवार्य शर्त है बिंब का निर्माण करना। अब हम बात करें कि जो ये बिंब हैं वो आखिर बनते कैसे हैं। जब कवि की जो मन में जो बाहरी संवेदना है, वो बाहरी संवेदना मन के स्तर पर पहुंचती है, तो और मन के स्तर पर कवि शब्दों के माध्यम से जब वो एक चित्र बना लेता है तो वो चित्र ही बिंब का रूप धारण कर लेता है। कुछ विशेष शब्दों को सुनकर अनायास ही हमारे मन में कुछ चित्र उत्पन्न हो जाते हैं। ये स्मृति चित्र ही शब्दों के सहारे कविता में बिंब का निर्माण करते हैं। कविता में बिंबों का विशिष्ट महत्व है, बहुत ज़्यादा अत्यधिक महत्व है। जयशंकर प्रसाद जी की जो कविता है कि उन्होंने प्रकृति का मानवीकरण करते हुए उन्होंने एक बिंब प्रस्तुत किया है। लिखा है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। इन्होंने प्रातःकाल का वर्णन एक दृश्य बिंब के सहारे हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। बच्चों, हम बात करें, ये जो बिंब होते हैं ये बिंब सभी को आकर्षित करते हैं और इनका प्रभाव अधिक होता है क्योंकि हमारी ये सेंस ऑफ ऑर्गन्स ज्ञानेंद्रियों से जुड़े होते हैं। बिंब हमारी ज्ञानेंद्रियों को केंद्र में रख करके बनाए जाते हैं। हमारी ज्ञानेंद्रियाँ कितनी होती हैं, जैसे है चाक्षुष है, आँखों से देखने वाला है, घ्राण सूंघने वाला है, स्वाद जीभ संबंधित स्वाद लेने वाला, स्पर्श छूने वाला और श्रव्य सुनने वाला। पांच ही हमारी ज्ञानेंद्रिय होती हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और स्किन, जिनसे हम पूरे जो सृष्टि को अनुभव करते हैं। किसी विचारक ने ठीक ही कहा है कि कविता एक ऐसी चीज है जिसे पांचों ज्ञानेंद्रियों स्पर्श, स्वाद, दृश्य, घ्राण सूंघना और श्रवण सुनना, दृश्य मतलब देखना, ये पांच ज्ञानेंद्रिय रूपी अंगुलियों से हम इसका भाव आत्मसात करते हैं। जिस कवि में इन ज्ञानेंद्रियों को पकड़ने की जितनी क्षमता होती है, जितनी कुशलता होती है, वह उतनी ही प्रभावशाली कविता को रचने में समर्थ होता है। दृश्य बिंब जो होते हैं वो अधिक बोधगम्य होते हैं। वो दृश्य बिंब के माध्यम से जो पाठक और श्रोता हैं उस कविता का भाव ज़्यादा आसानी से समझ पाते हैं क्योंकि देखी हुई चीज़ हमें बहुत अधिक प्रभावित करती है। जैसा हमने जो कविता थी उषा कविता में पढ़ा था, लीपा हुआ चौका, ठीक है। तो ये जो खरगोश की, वो एक पतंग कविता में बड़ी, खरगोश की लाल आँखों जैसा, तो जो ये इस प्रकार के शब्दों जो बिंबों का निर्माण जो पाठकों को अधिक आकर्षित करता है। अब बच्चों हम बात करें अगला, जो अब हमने बिंब का निर्माण कर लिया, अब हम बात करें कि छंद, अगला इंपॉर्टेंट चीज़ छंद क्या होता है कि अब छंदों के माध्यम से कवि उसे एक सांचे में ढालता है, इस कविता को, उन शब्दों को। तो छंद क्या है? छंद बेसिकली उस कविता की जो फिजिकल जो स्ट्रक्चर है, शारीरिक बनावट को हम छंद कहते हैं। कि अब कविता रूपी जो कविता उसका शरीर किससे बना हुआ है? कविता का शरीर शब्दों से बना हुआ है। शब्द किससे बने होते हैं? वर्णों से और स्वरों से या मात्राओं से। तो छंद भी दो प्रकार के होते हैं। वर्णों से बने, अगर हम वर्णों के आधार पर उस कविता का शरीर की बनावट हम डिसाइड करें, निश्चय करें, तो वहाँ वर्णिक छंद है, और मात्राओं के आधार पर करें तो मात्रिक छंद है। तो बच्चों तो हम कहते हैं कि छंद का मतलब होता है कविता की शारीरिक बनावट का निर्धारण करना, कि कविता किस प्रकार हम एक रूप लेगी। कविता के छंद उस काव्य को, उस कविता को रोचक, आकर्षक और लय और ताल से युक्त बनाकर उसका महत्व और भी बढ़ा देते हैं, उसको और भी आकर्षक बना देते हैं। छंद के अनुशासन की जानकारी होने पर ही कविता में संगीतात्मक, लयात्मक तक का निर्वाह संभव है। वो हमारे सामने प्रस्तुत करता है कि कविता किस रूप में हुई, सवैयों के रूप में, चौपाई के रूप में, दोहों के रूप में, या फिर और भी कई प्रकार के छंद हैं उनके रूप में। जैसे जैसे छंद होता है कविता का, उसको गाने का जो लय है, तरीका है, वो अलग अलग हो जाता है। सवैया छंद में आपने पढ़ा होगा, या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तज डारो, तो ये सवैया छंद है।
इसी प्रकार आपने रामायण में जो राम लक्ष्मण जो कवितावली में चौपाई पढ़ी है कि नाथ शंभुधनु भंज नियारा होयउ केउ एक दास तुम्हारा, आयसु कहा कहिए किन मोही सुनी आयसु कहा कहिए किन मोही, सुनी रिसाए बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे शिवकाई, अरि करे नी करी करिए लड़ाई, सुनहु राम जेहु शिव धनु तोरा, सहस बाऊ समसो रिपु मोरा। तो छंदों के आधार पर उस कविता में लय और ताल उसका निर्माण होता है, और लय और ताल के निर्माण से कविता और आकर्षक बनती है। कविता छंदबद्ध और मुक्त छंद दोनों में होती है, छंदों के साथ भी होती है और बिना छंदों की होती है। अतः दोनों ही प्रकार से कविता के लिए हमको छंद की बुनियादी जानकारी आवश्यक है, बेसिक नॉलेज हमको अति आवश्यक है। आधुनिक कविताएं आतुकांत होती हैं, उसमें छंद मुक्त छंद में लिखी जाती हैं, तुक और लय नहीं होती है, परंतु हमें उसमें भी आंतरिक लय होना बहुत जरूरी है। मुक्त छंद की कविता लिखने के लिए भी अर्थ की लय का निर्वाह करना, उसे यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। कवि को भाषा के संगीत की पहचान होनी चाहिए। आधुनिक कविता में आंतरिक लय का निर्वाह इन पंक्तियों में आपको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। छंद विहीन कविता है, फिर भी इसके अंदर र जो वर्ण की आवृत्ति से लय उत्पन्न हो गई है। तो कवि को छंदों में कुशलता अत्यधिक आवश्यक है, तभी वो कवि प्रभावी कवि बन पाएगा। तो छंद भी कविता का प्रमुख तत्व है, मुख्य घटक है। हम बात करते हैं कि आगे क्या है। सब इसके बाद है कि अलंकार को बोलते हैं इंग्लिश में फिगर्स ऑफ स्पीच। अलंकारों के बारे में हमने कक्षा 10 में अध्ययन किया हुआ है कि अलंकार क्या होते हैं। अलंकार मतलब आभूषण, सजाने के लिए। अब वो कविता भावों से युक्त हो गई, लेकिन उस भाव को पाठकों के समक्ष, श्रोताओं के समक्ष और सजा करके सुंदर रूप में प्रस्तुत करना, वही अलंकार का जो प्रयोग करना हम उसके लिए हमको अत्यधिक आवश्यक है। उसमें आलंकारिकता डालना बहुत अधिक आवश्यक है। अलंकारों से सुसज्जित होकर कविता उसी प्रकार और भी प्रभावी और आकर्षक बन जाती है जिस प्रकार कोई नवयुवती आभूषणों को धारण करने से आकर्षक और अधिक आकर्षक बन जाती है। अलंकार दो प्रकार के होते हैं। कविता में हम सुंदरता दो प्रकार से डाल सकते हैं, या तो उसके शब्दों के माध्यम से, तो शब्दों के माध्यम से डालते हैं तो वह शब्द अलंकार है। जैसे तरुणी तनुजा तट तमाल तरबर बहु छाए, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, तो यहाँ हमने वर्णों की आवृत्ति की। इसी प्रकार अर्थ के माध्यम से करें वहाँ अर्थ अलंकार है। जैसे हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राखी थी डेरी, यहाँ उपमा अलंकार का अर्थ अलंकार के प्रयोग से कविता में हमने चमत्कार उत्पन्न किया है, कविता को और अधिक प्रभावी और आकर्षक बनाने का प्रयास किया है। तो अलंकार भी कविता का एक प्रमुख घटक है, कविता को आकर्षक और सुंदर बनाता है। बच्चों आगे कौन सा है? आगे हम बात करें रस की। रस होता है काव्यानंद, कि उस कविता को पढ़ करके श्रोता को, पाठक को किस प्रकार के आनंद की अनुभूति हो रही है, वही आनंद की अनुभूति रस कहलाता है। तो रस भी कविता का एक महत्वपूर्ण तत्व और घटक है। इससे कविता में प्राण आ जाते हैं, जान आ जाती है। कविता के सृजक, बनाने वाला, कविता को लिखने वाला, साहित्यकार, कवि, पाठक उसको पढ़ने वाला और श्रोता उस कविता को सुनने वाला, काव्य में निहित रस की अनुभूति कर परम आनंदित हो जाते हैं। और ये परम आनंद जो प्राप्त हो रहा है, यही क्या है? यही रस है। रस हमने कक्षा 10 में पढ़े हैं कि रस 8 प्रकार के होते हैं। जैसे श्रृंगार रस है, वीर रस है, अद्भुत रस है, करुणा रस है, हास्य रस है। तो रस भी जो है कविता लिखने के लिए एक आवश्यक घटक और तत्व माना जाता है। बच्चों इसके बाद इसका अगला तत्व है शैली, कि कविता किस शैली में, किस स्टाइल से लिखी जाए। क्योंकि कार्य को करने का जो कविता को लिखने की अलग अलग शैलियाँ होती हैं, तो उस शैली का हम किस शैली का प्रयोग करें ताकि हमारी कविता आकर्षक हो। तो वाक्य गठन की जो विशिष्ट प्रणालियाँ होती हैं, उस कविता में हम किस प्रकार के वाक्यों का गठन कर रहे हैं, उन्हें हम काव्य के अंतर्गत शैली के रूप में जानते हैं। विभिन्न काव्य शैलियों के आधार पर कविता जो है
कई प्रकार से लिखी जाती है, तो एक कवि को काव्य शैलियों का ज्ञान अत्यधिक आवश्यक है। जैसे काव्य शैलियों के आधार पर 3 प्रकार के काव्य लिखे गए हैं: पद्य काव्य, गद्य काव्य और चंपू काव्य। अब ये क्या होते हैं? पद्य काव्य क्या है, गद्य काव्य क्या होता है, और ये चंपू काव्य क्या है? पद्य काव्य जिसमें किसी कथा और कहानी या मनोभावों का वर्णन काव्य के रूप में किया जाए, वहाँ पद्य काव्य होता है, जैसे गीतांजलि है। गद्य काव्य क्या होता है? इसमें किसी कथा मनोभाव का वर्णन गद्य के रूप में, प्रोज के रूप में किया जाता है, जैसे जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी है। गद्य में काव्य रचना करने के लिए कवि को छंद शास्त्रों के नियमों से स्वतंत्रता प्राप्त होती है, आज़ादी प्राप्त होती है। इसके बाद है चंपू काव्य। चंपू काव्य क्या है? गद्य और पद्य दोनों के मिला करके जब हम अपने मनोभावों को व्यक्त करें, उसे हम चंपू काव्य कहते हैं। जो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की जो काव्य संग्रह यशोधरा, इसी चंपू काव्य की शैली में लिखी गई है। इनके अलावा हम शैली जो कवि अपनी संवेदनाओं को, अपनी भावनाओं को, अपनी अनुभवों को किस रूप में प्रस्तुत करता है, या वो अविधात्मक रूप में प्रस्तुत कर रहा है, जैसे शब्द हैं उसके वैसे अर्थ निकाल रहा है, या लक्षणात्मक रूप में प्रस्तुत कर रहा है, शब्दों के अर्थ ना लेकर के उसके लक्षण ले रहा है, या फिर व्यंजनात्मक या व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत कर रहा है कि ना उसके वो मूल अर्थ ले रहा है, ना लक्षणिक अर्थ ले रहा है, उसका कोई और ही अर्थ निकाल रहा है। तो ये भी उसकी एक कविता रचने की एक शैली होती है। बच्चों, अब हम बात करें कि अगला इसका तत्व है भाव तत्व, या जिसको हम बोलें व्यक्तिगत सोच या दृष्टिकोण क्या है कवि का उस मूल भाव के प्रति। तो ये भी कविता रचने के लिए बहुत अति आवश्यक माना जाता है। जो कविता के सभी जो घटक हैं, उस घटकों के मूल में भावना है, संवेदना है, भाव तत्व है, तो वो सभी इसके जो मूल घटक हैं ये भाव तत्व से परिचालित होते हैं। अब ये जो भावना है, ये भावना कवि की व्यक्तिगत सोच, दृष्टि और उसके देखने का जो दुनिया को देखने का नज़रिया है उस पर निर्भर करती है, और यही नज़रिया उस कविता की भाव संपदा, भाव की दौलत बनती है। कैसे? कि हम इसको देखने का प्रयास करें कि कैसे बनती है वो दौलत। कि कवि की जो व्यक्तिगत सोच है, व्यक्तिगत वैयक्तिकता है, वो उस वैयक्तिकता में भी उसकी सामाजिकता मिली होती है। कैसे मिली होती है? जैसे हवा में सुगंध मिली होती है, हमको उसका एहसास नहीं होता। कवि समाज में रह रहा है तो एक व्यक्ति भी है और एक सामाजिक प्राणी भी है। इसी कारण उसकी जो निजी अनुभूतियाँ हैं, वो जो स्वयं अनुभव कर रहा है, वो सामाजिक अनुभूतियाँ बन जाती है, और इस बात का कवि को अंदाज़ा भी नहीं रहता है। इसी को कवि अपनी भाषा में बरतता है, यूज करता है, उपयोग में लाता है। भाषा के साथ कवि का ये बर्ताव ही कविता कहलाता है। और ये जो व्यक्तिगत सोच है कवि की, जो उसको कविता रचने के लिए चीज़ों को देखने की नवीन दृष्टि या नई पहचान या उस कविता को प्रस्तुत करने की एक कला वो उसको प्रदान करती है, इन चीज़ों के बिना कविता का लेखन संभव नहीं है। भारतीय विचारकों ने इसी कला को, इसी व्यक्तिगत सोच को, इसी नज़रिए को एक प्रतिभा का नाम दिया है कि काव्य प्रतिभा उस अमुक व्यक्ति के अंदर है, अर्थात उसके अंदर ऐसी सोच है, ऐसी दृष्टि है, ऐसा नज़रिया है। यह प्रतिभा प्रकृति प्रदत्त होती है, नेचुरल होती है, तभी तो इसको चित्रकला और अन्य कलाओं की भांति कविता लेखन को सिखाया नहीं जा सकता। हाँ, उस कला में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आप कर सकते हो, उस कला को निखार सकते हो, और ये कला हर आदमी में किसी न किसी रूप में मौजूद होती है। किसी नियम या सिद्धांत के अनुसार इसे हम पैदा नहीं कर सकते। निरंतर अभ्यास और परिश्रम के द्वारा इसे हम विकसित, डेवलप कर सकते हैं, लेकिन उत्पन्न नहीं कर सकते। इसके बाद कविता का अगला घटक है हमारा संकेतों का महत्व। संकेत क्या है? कि बीच बीच में हम जो विराम चिन्हों का प्रयोग करें, कविता में बीच में संकेतों का प्रयोग कर रहे हैं, तो उन संकेतों से भी कविता आकर्षक और प्रभावी बनती है। जैसे हम बात करें कि कविता में संकेतों का बड़ा महत्व होता है। जो चिन्ह होते हैं, विराम चिन्ह, जैसे कॉमा है,
विस्मयादिबोधक चिन्ह है, योजक चिन्ह है, या फिर खड़ी पाई है। यहाँ तक कि दो पंक्तियों के बीच का खाली स्थान जो होता है वो भी कुछ कह रहा होता है। एक अच्छा कवि उन खाली स्थानों से भी बहुत सारी भावनाएं व्यक्त करता है। जैसे हम बात करें कि रघुवीर सहाय जी की जो कविता है आरो भाग दो, हमारी जो पुस्तक है उसमें संकलित कैमरे में बंद अपाइज, वहाँ हम संकेतों का कितना शानदार को इस्तेमाल किया है। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, कैसा यानी कैसा लगता है। इसके बाद संकेत में हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। तो इस प्रकार जो ये संकेत है, इस संकेत से कविता की भावना ही बदल जाती है। इसी प्रकार कविता में लास्ट में वो कहता है कि कैमरे पर वक्त की कीमत होती है। तो उस संकेत से उस कविता का पूरा भाव ही प्रकट हो जाता है कि किस प्रकार वो जो मीडिया वाले हैं उन्हें दूसरों के दुख से नहीं बल्कि अपने पैसा कमाने के उद्देश्य से वो खबरों को दिखाते हैं। तो एक अच्छा कवि इन संकेतों का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता है। बच्चों, इसके बाद है प्रचलित प्रवृत्तियों की जानकारी। ये भी कविता का एक मुख्य घटक है। प्रवृत्ति क्या है कि उस अमुक काल में, उस विशेष समय में कौन सामाजिक व्यवहार कैसा है, समाज में किस प्रकार की परिपाटियाँ, परंपराएं, शिष्टाचार ये चलन में है। तो इस प्रकार की जानकारी भी कवि को होनी चाहिए। कहते हैं पहले कि साहित्य जो समाज का दर्पण होता है, किसी विशेष समय में का समाज कैसा था इस बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी होती है। तो हमें उस समय का साहित्य अगर हम पढ़ लें तो हमें उस समय विशेष की जो प्रवृत्ति है उनके बारे में अध्ययन हम कर सकते हैं। तो एक अच्छे कवि के लिए उन प्रवृत्तियों की जानकारी अत्यधिक आवश्यक है। क्योंकि कविता समय विशेष की उपज होती है, पैदावार होती है। उसका स्वरूप समय के साथ साथ बदलता रहता है। समय विशेष में समाज, देश आदि में किस प्रकार की परिपाटियों का प्रचलन है, यही उस काल की प्रवृत्तियां होती हैं। और इन प्रवृत्तियों को एक कवि के लिए प्रवृत्तियों की जानकारी अत्यधिक आवश्यक है। अतः किसी समय विशेष की प्रचलित प्रवृत्तियों को की ठीक जानकारी भी कविता लेखन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। प्रवृत्तियों के आधार पर ही हिंदी साहित्य के इतिहास को लेखनीबद्ध किया गया था और संपूर्ण साहित्य को, हिंदी साहित्य के पूरे इतिहास को 4 खंडों में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल में विभक्त किया गया था। प्रवृत्तियों से आसे हम उस समय काल में किस प्रकार की रचना शैली का प्रयोग हो रहा है, छंदबद्ध हो रही है, छंद मुक्त हो रही है, रीति में बंधकर कविता लिखी जा रही है या रीति से मुक्त होकर लिखी जा रही है। तो इन सब की जानकारी एक अच्छे कवि को होनी चाहिए, तभी वो अच्छी कविता की रचना कर पाएगा। बच्चों, उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जो कविता की संरचना है, कविता के गुण हैं, कविता क्या होती है, कविता के मुख्य तत्व कौन कौन से होते हैं, जो समझाने का प्रयास किया है वो आपको समझ में आया होगा। बच्चों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे ज़रूर बताइएगा। बच्चों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बच्चों, हम अगले वीडियो में इस जो विषय वस्तु है कविता की रचना प्रक्रिया, इससे संबंधित